हमास ने गाजा पे पूरी तरह से कब्जा कर लिया है और आईडीएफ को हराने के बाद सबसे पहला काम हमास ने क्या किया, जो गद्दार, जो इजरायली कोलैबोरेटर्स और जो बड़ी संख्या में हो गए थे, यानी हजारों के संख्या में मिलिशियाज बन गए थे, इजराइल ने पूरा इस तरीके से एक घेरेबंदी की थी खान यूनिस से लेके जबलिया में, कि जो मिलिशियाज हैं, जो आईसिस के लोग हैं, जो कभी वहाबी से जुड़े, कभी सलाफी से जुड़े या कुछ किसी चीज से नहीं जुड़े, लंपट है, गुंडे टाइप के, उन सब का एक गठजोड़ बनाया था, अब सामने आ रहा है। और उनको पूरी सब जगह खान यूनिस में और ये देर अल बला में, जबलिया में, सब जगह बैठाया हुआ था, गाजा सिटी तक में घुसे हुए थे। और अब जब अचानक आईडीएफ पीछे हटा और हमास वापस आया, पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस वापस आया, तो उनको ढूंढ ढूंढ के एग्जीक्यूट कर रहा है रेजिस्टेंस। बड़े बड़े अभियान चल रहे हैं, 2 अभियान चल चुके हैं खान यूनिस और जबलिया में। और आज का जो एकमात्र वीडियो मैं दिखा रहा हूं, इसको देखिए। इसके जो इसका अंत है वो आपको नहीं दिखा सकते, यूट्यूब गाइडलाइन के खिलाफ है, लेकिन इसमें आप समझ जाएंगे क्या हो रहा है। तो ये देखिए, सीधे सीधे बड़े स्तर पर ये अभियान चल रहे हैं। और अभी तो ये अबू शबाब गैंग और उनसे जुड़े हुए और भी 10 तरह की गैंग पैदा हो गए थे नए नए, उन सब का सफाया हो रहा, हजारों लोग। और उसके साथ साथ जो परिवार, जिन परिवारों ने उनको परवरिश दी, उनको एक तरह से संरक्षण दिया, फिलिस्तीनी परिवारों ने इजराइल के कहने पे, इजराइल से पैसा लेके, उनकी भी जबरदस्त तरीके से उनका भी सफाया किया जा रहा है। जो माफी मांग रहा है, जिसने किसी की हत्या नहीं की है, उसको पेनल्टी लगा के छोड़ दिया जा रहा है, वरना जो अंजाम है वो आपके सामने। हम जल्दी आज खबरों पे आएंगे, क्योंकि एक ही वीडियो हमने आपको दिखाया, यही एक वीडियो आज आएगा। आज खबरें हैं और कुछ बहुत महत्वपूर्ण डिस्कशंस हैं, क्योंकि वो जो पॉइंट्स हैं जिसको लेके सबके दिमाग में सवाल है, आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, तो उसके 3 बड़े सिनारियोज उभर के आए हैं, जिनके बारे में आज बात करना जरूरी है। सबसे पहले देखिए, आपको हम खबरें सुना दें। आईडीएफ ने आज, जैसे उम्मीद थी, इजराइल वायलेट करेगा सीज फायर, हालांकि वो पीछे येलो लाइन से भी पीछे है आईडीएफ की फोर्सेस, लेकिन उन्होंने आज कुछ गाजा के रेजिडेंट्स पे गोली चलाई, जिसमें 5 गाजा के लोग शहीद हुए। बाद में इजराइल ने कहा कि वो हमारी तरफ आ रहे थे और हमें समझ में नहीं आया, हमने गोली चला दी। इस तरीके की बदमाशियां और भी हो रही है। कुछ और चीजें इजराइल ने की हैं, जैसे एड का जो अमाउंट है, जो 600 ट्रक रोज अंदर आनी थी, उसको कम किया है, शायद 400 या 450 ट्रक्स अलाउ की है। उसके बाद उन्होंने ये भी कह दिया है कि जो कुछ रिस्ट्रिक्शन लगा दिए हैं मूवमेंट्स पे, क्योंकि राफा भी उन लोगों ने खाली कर दिया, लेकिन राफा में एक उन्होंने कहा है कि इसी एक रास्ते से लोग जो है फिलिस्तीनी वो निकल सकते हैं, जा सकते हैं। तो मतलब एक उनका शुरू, मतलब एक तरह से बाधा उत्पन्न करना, एक जो इजराइल की फितरत है वो शुरू हो गया है। लेकिन हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि वो कितना इजराइल के लिए भी कितना वायबल है, क्योंकि इजराइल भी बहुत सारी दूसरी तरह की समस्याओं का सामना कर रहा है। नेतन्याहू फंसा हुआ है। अभी देखिए, जो ट्रंप अभी आया, पीस प्लान की पूरी बात हुई, उसके पहले जो एक सेशन इजरायली संसद का हो रहा था, उसमें जो एविगोर लिबरमैन है, जो कि अपोजिशन लीडर, उसने नेतन्याहू को इतना धोया, यहां तक कह दिया कि कतार से तुम पैसा भेजते थे हमास को, तुम ये करते थे, मतलब उस तरह की बातें। जो एक है ना कि हमास को ये जो महमूद अब्बास भी कहता है, पैलेस्टीन अथॉरिटी के लोग, दरअसल उसमें सच्चाई नहीं है। उसमें सच्चाई इसलिए भी नहीं है क्योंकि हो सकता है नेतन्याहू ये सोचता हो कि भाई ठीक है, पैलेस्टीन अथॉरिटी है, हमास है, ये उभर रहा है, इन दोनों को बढ़ा दिया जाए, हमास को थोड़ा बढ़ा दिया जाए। लेकिन वो पैसा दे के नहीं होता है, वो ये होता है कि कुछ चीजों पे आंख मूंद लो, कुछ ये कर लो। लेकिन इस खेल में एक जो समझदार, जो एक क्रांतिकारी जो फोर्स होती है, वो इस तरीके से, जैसे लेनिन को जर्मनी ने यूज करना चाहा, लेकिन लेनिन ने जर्मनी को यूज कर लिया और क्रांति कर दी रशिया में, और फिर जर्मनी में भी मोनार्की गिर गई उसकी वजह से, और जर्मनी की पहले मदद से वो रशिया पहुंचे थे। तो ये जो पूरी डायलेक्टिक्स है, यूनिटी ऑफ ऑपोजिट्स है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग है।
कि विपरीतों की एकता। तो यहां पर देखिए जो एक बात है कि हमास ने कुछ मांगा नहीं, कभी कुछ किया नहीं, लेकिन हमास को जैसे अब कोई दुश्मन तुम्हें बढ़ने दे रहा है तो वो तो तुम रोकोगे थोड़ी ना कि उसको कि तुम क्यों हमें बढ़ने दे रहे हो। वो तो अच्छा, फिर हमास बढ़ते बढ़ते हमास को पता था कि वो क्या है अंदर से, नेतन्याहू को नहीं पता था। नेतन्याहू सोचता था कि अरे ये पैलेस्टीन अथॉरिटी को हमने डाउन कर दिया, ऑस्लो अकॉर्ड्स करा दिए, तो ये हमास क्या है, इजराइल बहुत बड़ी चीज है ये। लेकिन हमास धीरे धीरे देखिए, वो मैंने आपको बताया था 26 अगस्त 2014 के बाद से जो ईरान की मदद से जिस तरीके का पूरा बिल्डअप शुरू हुआ, वो आज यहां आके उसकी परिणति हुई है। तो ये आप देखिए, तो ये हमास इनके हाथ से निकल गया, मतलब ये कंट्रोल नहीं कर पाए। जो ये सोच रहे थे हम कंट्रोल कर लेंगे या हम इसको लिमिट कर देंगे, ये तो ऐसे ही है वैसे ही है। यहिया सिनवार, मोहम्मद दैफ और हसन नसरल्ला और कासिम सुलेमानी, इस तरह के लोग लगे थे, फहद शुक्र, इस तरह के बड़े बड़े, तो वो उनके आगे इसकी बिल्कुल नहीं चली। अच्छा, अब देखिए जो एक और जो खबर है कि जो लाइफ सेंटेंसेस जो फिलिस्तीनी जो फाइटर्स 20-20 साल 25 साल के लाइफ सेंटेंसेस जिनको मिले, उनको इजिप्ट डिपोर्ट किया गया है। उसमें से मोहम्मद ईसा, जिनको हमने बताया था कि 92-93 में जब बिल्कुल अल कसाम ब्रिगेड नई नई बनी थी, तो यूनिट 101 के वो लीडर थे, और सबसे पहली जो किडनैपिंग उस समय एक हुई थी इजरायली सोल्जर की, और शेख यासीन जो कि हमास के फाउंडर थे, उनको छुड़ाने के लिए 93 में जो एक बहुत बड़ी, एक टोलेडानो नाम का इजरायली सोल्जर था, उसकी किडनैपिंग हुई थी। फिर वो बात नहीं बनी, फिर उसकी ये टोलेडानो की हत्या हो गई। उसके बाद मोहम्मद ईसा, ये लोग गिरफ्तार हुए और उनको सजा मिली, तब से 93 से अब वो छूटे हैं। और ये मरवान बरगूती से भी ज्यादा इनको इजराइल खतरनाक मानता है, इसलिए इजराइल ने पूरा जोर लगा दिया था कि ये नहीं होगा, लेकिन ये हुआ। उसके बाद देखिए अर्दोगन। अब अर्दोगन की कुछ चीजें हैं वो ऐसी हैं कि वो है बहुत बड़ा खिलाड़ी, लेकिन उस सही समय पे सही बात कह देता है। अब अर्दोगन ने ये बात कह दी कि इजराइल हैज अ बैड हिस्ट्री ऑफ मेंटेनिंग द सीज फायर, मतलब इजराइल का जो युद्ध विराम है उसके नियमों के का पालन करने का जो इतिहास है वो बहुत खराब है इजराइल का। वो युद्ध विराम के नियम फॉलो नहीं करता है, और इसलिए हम लोग को बहुत विजिलेंट रहना पड़ेगा, क्योंकि हम पे, इजिप्ट और कतर पे ये विशेष जिम्मेदारी है कि ये कोई इजराइल सीज फायर वायलेट ना करे, क्योंकि इजराइल जैसी सीज फायर वायलेट करेगा तुरंत रेजिस्टेंस गाएगा। देखो इसने वायलेट किया, हम सेकंड फेज पे हम कैसे जाएं, जो सेकंड फेज में जिसमें बात हो रही है कि ये टेक्नोक्रेटिक गवर्नमेंट लाएंगे, उसके बारे में भी हम लोग डिटेल चर्चा करेंगे। उसके बाद देखिए वेस्ट बैंक में कई जगह आज जबरदस्त संघर्ष हुआ। नाब्लस के रफीदिया नेबरहुड में संघर्ष हुआ। उसके बाद अवर्ता चेक पॉइंट, ये भी नाब्लस में संघर्ष हुआ। ट्यूबस के तमूम में संघर्ष हुआ। हर जगह देखिए वेस्ट बैंक में चीजें खुल के सामने आ रही। बहुत सारी चीजें जो बहुत सारे इंसिडेंट्स है वेस्ट बैंक के, वो इसलिए भी अभी वो डिटेल में नहीं आ पा रहे हैं क्योंकि फोकस एक तो गाजा पे है और अभी जो पूरा हुआ है। और मैंने वो जो 9 मिनट का वीडियो मैंने डाला था एक्स पे और टेलीग्राम पे, और ये वाला जो शुरू में आपको वीडियो दिखा है ये भी एक्स और टेलीग्राम, एक्स पे तो नहीं है क्योंकि एक्स की भी गाइडलाइंस हैं, टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा। और आप लोग से एक मैं अपील करना चाहता हूं, इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। थोड़ा देर हो गई अपील करने में, इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। इसमें आप लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करना मत भूलिएगा, और टेलीग्राम जो चैनल है मेरा उसके आप सब्सक्राइबर्स बढ़ाइए प्लीज, इसके ये मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है। अब आप देखिए जो एक और जो खबरें हैं इस समय ईरान को लेके, देखिए ईरान और रशिया का जो कॉरिडोर है वो एक बहुत बड़े एक मतलब ईरान और रशिया का कॉरिडोर आप सोचिए, वो अब अजरबैजान, आर्मीनिया, वो जो पूरा वहां जाके ट्रंप ने समझौता किया, जियो पॉलिटिक्स में बहुत बड़ा वो रोल प्ले करने जा रहा है। यानी एक ईरान और रशिया में कॉरिडोर की बात हो गई कि सीधे सीधे ईरान और रशिया को कोई चीज कनेक्ट कर सके। अब आप सोचिए, और ईरान, रशिया और फिर चाइना, तो ये तीनों फिजिकल कनेक्टिविटी इनकी हो जाएगी। अभी तक अमेरिका और इजराइल में कोई ऐसा कॉरिडोर नहीं है, या अमेरिका और इंग्लैंड में कोई कॉरिडोर नहीं, बीच में सब भाई सब ओशंस है, लेकिन लैंड कॉरिडोर तो आप बना ही नहीं सकते। वहां भी आप टनल्स बना सकते हैं, लेकिन इस तरह की उन लोगों ने सोची नहीं, या टेक्नोलॉजी उस तरह की नहीं है। यहां पर लैंड कॉरिडोर्स की भी बात हो रही है,
और सी कॉरिडोर्स की भी बात हो रही है। तो ये एक बहुत भविष्य में एक बड़ी चीज, एक बड़ी खबर आपको हम सुनाएंगे कुछ ही दिनों में। ईरान पे जो विशेष वीडियो है हमारा, अच्छी ये खुशखबरी है कि उस पे काम चल रहा है। उस पे एक इंडिविजुअल जिनको मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी, उन्होंने निभाई है रिस्पॉन्सिबिलिटी। बहुत बहुत धन्यवाद उनका। और ये परसों आपके बीच ये वीडियो आएगा अब पूरा। अच्छा, अब देखिए जो और जो बड़ी खबरें हैं कि एक तो देखिए वेनेजुला ने अपने जो नॉर्वे और यूरोप की तमाम एम्बेसीज बंद कर दी हैं और बुर्किना फासो और जिम्बाब्वे यानी अफ्रीकन देशों के साथ एक उसने वहां एम्बेसीज खोल दी। तो मतलब वेनेजुला में जो अमेरिका प्रेशराइज कर रहा है वेनेजुला को, तो वेनेजुला प्लानिंग कर रहा है कि एक पूरा एक ग्लोबल साउथ का एक नया फ्रंट बनाया जाए और उसके माध्यम से अमेरिका को जवाब दिया जाए। तो ये देखिए आने वाले दिनों में जो वेनेजुला में और कुछ वेनेजुलन शिप्स को अमेरिका ने अटैक भी किया। ये क्या है कि यहाँ ड्रग ट्रैफिकिंग हो रही, जबकि वेनेजुला एक ऑलमोस्ट लेफ्टिस्ट देश है और वहां पर ड्रग ट्रैफिकिंग जैसी चीजों को वहां अलाउड ही नहीं है, मतलब वहां संभव ही नहीं है। उसके बाद अब देखिए एक और खबर आई है कि जब ट्रंप इस इजरायली संसद में भाषण दे रहा था, तो जो एक हदश ताल पार्टी है इजराइल में, जो अरब्स की पार्टी है, उसके दो लोगों ने जो ऐमान ओदे और ओफिर कासिफ, इन लोगों ने ट्रंप की स्पीच इंटरप्ट की और बकायदा बैनर दिखाया कि फिलिस्तीनी राज बनाओ। उनको खैर वो लोग पार्लियामेंट मेंबर्स हैं, उनको पार्लियामेंट से ये बाहर कर दिया गया। लेकिन ट्रंप के बारे में और बहुत सारी ऐसी चीजें आ रही हैं कि उसने अपने इजराइल दौरे के दौरान और उसके बाद जो वो इजिप्ट गया और इजिप्ट में उसने ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर को ह्यूमिलेट किया और भी बहुत सारी, मतलब कि उसने बिल्कुल परवाह नहीं की। जो उसने इजरायली संसद में भाषण दिया वो भी बहुत रेसिस्ट भाषण था, जिसमें उसने एक तरह से जेनोसाइड को जस्टिफाई किया। मतलब उसने कहा कि हमको नेतन्याहू फोन करता था हथियार भेजो, मुझे नाम भी नहीं पता थे क्या, लेकिन मैं भेज देता था। मतलब बहुत ही लाइटली, जैसे जेनोसाइड को एकदम इतना बड़ा जेनोसाइड हो गया, उसको ऐसे लाइटली उसको पूरा वो कर देना कि कुछ हुआ नहीं, हंसी मजाक में एक तरह से कर देना। लेकिन वहीं उसने कुछ इजरायलियों का भी मजाक उड़ाया। अब ये ट्रंप का एक देखिए दोहरा चरित्र है और इसको लेके एक चीज है कि हमास ने इसको पकड़ा है कि उसके दोहरे चरित्र में जो उसका वो वाला पहलू है, जहां उसको सेंस ऑफ फेयरनेस याद आ जाती है कि नहीं हमें कुछ थोड़ा बहुत इंसाफ करना है, वो बिल्कुल गैम्बलर और क्या कहें उसको, सेमी क्रिमिनल या अब इस तरह के लोग इसी तरह के होते हैं। लेकिन उसके अंदर एक ये चीज है जो हमास ने पकड़ी है कि, और जो ट्रंप ने कहा भी कि हमास दे आर स्ट्रॉन्ग फाइटर्स, दे आर स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट फाइटर्स, ये वर्ड यूज किया। स्मार्ट फाइटर्स एक बहुत महत्वपूर्ण जो एक वर्ड है जो यूज किया उसने। अच्छा, अब देखिए यहां पर अभी जो गाजा की स्थिति है उसमें 15,600 पेशेंट्स को तुरंत मेडिकल इवैक्यूएशन की जरूरत है। उसके बाद डिजीज आउटब्रेक ना हो जाए, कोई महामारी ना फैले, इसके लिए मेडिकल सर्वेलेंस की जरूरत है। इस समय अभी खाना तो पहुंच रहा है लेकिन मेडिकल फैसिलिटीज सबसे ज्यादा जरूरी है इस समय। उसके बाद जो मेडिकल कॉरिडोर्स हैं जिससे लोग गाजा से बाहर जिनका ट्रीटमेंट हो सकता है वो बाहर जाएं, वो खोलने होंगे। और 15,000 लोग जो ऐसे हैं जिनको अपना लिम्ब, मतलब उनका हाथ या पैर काटना पड़ा इजरायली बमबारी के दौरान, जो जिंदा हैं लेकिन इंजर्ड हुए, और बिना, ज्यादातर लोगों का, सबका तो नहीं, ज्यादातर लोगों का बिना एनेस्थीसिया के वो हुआ है। तो बहुत ट्रॉमा है, बहुत पेन है। तो ऐसे बहुत सारे लोगों को बाहर जाने की एक सुविधा होनी चाहिए जो पहले थी और उसको लेके काफी मतलब एक तरह से हार्ट बर्न हो रहा है। और ये हो रहा है कि मतलब इजराइल के अंदर भी कुछ लोग सवाल उठा रहे हैं, कुछ होस्टेज की फैमिलीज भी बोली। अब देखिए होस्टेज की फैमिलीज इजराइल में पहले तो होस्टेजेस की वापसी की बात कर रही थी, अब वो रेडिकलाइज भी हुई हैं और अब वो फिलिस्तीन के लिबरेशन की बात भी एक छोटा हिस्सा वो करने लगा है। फिर आप देखिए जो लेबनान में
2-3 जगह आज इजराइल ने हमले किए और वहां पर जो वही बात है, हिजबुल्ला उसको अंदर आने दे रहा है। जहां इजराइल को लगता है कि हिजबुल्ला अब जवाब देगा, इजराइल वापस आ जाता। अब ये एक अजीब से ऐतरौन में कुछ जगह कुछ आगे इजरायली बढ़े, कुछ कोशिश कर रहा है नेतन्याहू कि किसी तरीके से लेबनान में कुछ शुरू हो जाए, क्योंकि वेस्ट बैंक में वो जो शुरू कराना चाह रहा है, कुछ बड़ी घटना हो जाए, कुछ ये हो जाए, वो रेजिस्टेंस अभी होने नहीं दे रहा। और रेजिस्टेंस जब करेगा तो फिर उस समय वो एक दूसरी तरह की बात होगी, उसमें एक उसका पॉलिटिकल एक बैकग्राउंड होगा, पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट होगा। 7 अक्टूबर 2023 रिपीट नहीं करेगा रेजिस्टेंस, क्योंकि एक ही टैक्टिक्स को बार बार रिपीट नहीं किया जाता है। वो कुछ नई, क्योंकि वेस्ट बैंक नई टेरेन है और आज 2 साल बाद 2025 है ये, और खत्म होने जा रहा है 2025, तो वो नई चीज करेगा। इसलिए नेतन्याहू को क्योंकि लगता है कि कुछ ना कुछ वॉर टाइप सिचुएशन बनी रहनी चाहिए, तो लेबनान में अब वो कोशिश कर रहा है, घुसे रहा है अपने टैंक्स अपने ये। लेकिन लेबनान में लोग मेच्योर हैं, वहां पर हिजबुल्ला कभी कभी धीरे से मार देता है और उसके बाद इजराइल उसको पब्लिसाइज नहीं कर पाता। उसके बाद हिजबुल्ला कुछ दिन के लिए चुप हो जाता है, फिर इजराइल अंदर घुसता है। ये दिमाग का खेल चल रहा है, ये बड़ा दिमाग का खेल है और ईरान भी इसको मॉनिटर कर रहा है। तो ईरान का जो देखिए एक सेंट्रल रोल है वो फिर से उभर के सामने आ रहा है एक्ट ऑफ रेजिस्टेंस का। सीरिया वगैरह का जो है कुछ उसमें वहां से खबरें आई हैं कि अल शरा को जितनी उम्मीद थी उस तरीके से सैंक्शंस अभी वेस्ट नहीं उठा रहा, इसको लेके डिसअपॉइंटमेंट भी है। लेकिन अभी कोई उसको ब्रेक करे अल शरा, ऐसा नहीं है। सीरियन रेजिस्टेंस के बारे में वो और मजबूत हुआ है, ये बात बिल्कुल क्लियर है। अच्छा, अब हम देखिए जो मेन एक टॉपिक पे आते हैं कि हु रूल्स गाजा आफ्टर द वॉर, कि गाजा पे अब क्या होगा, शासन किसका होगा। तो ये देखिए जो एक महत्वपूर्ण सवाल है, इसमें देखिए 3 सिनारियोज। एक सिनारियो यह है कि अभी जैसे हमास ने टेक ओवर कर लिया है, तो बहुत दिनों तक ऐसे ही चलता रहेगा। इजराइल जो है वो कुछ वायलेशंस करेगा, फिर हमास कहेगा कि अभी हम सेकंड फेज पे कैसे जाएं, जहां पर टेक्नोक्रेटिक गवर्नमेंट की बात थी या हमास के डिसआर्म होने की बात थी, अभी कैसे जाएं, इजराइल वायलेट कर रहा है, ये सब अभी। तो एक सिनारियो है कि ये सब लंबे समय चलता रहेगा और जो पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस है वो धीरे धीरे अपना मजबूती से अपना कंसोलिडेशन गाजा पे करेगा। अभी भी आपको बता दें 70% गाजा रेजिस्टेंस ने वापस ले लिया है। 70% गाजा इज नाउ कंट्रोल्ड बाय द रेजिस्टेंस, पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस। अब यहां जो देखिए जो 3 सिनारियो मैं बता रहा हूं, तो एक तो ये है कि जो अभी स्टेटस को है ये बना रहे और धीरे धीरे जो फ्री पैलेस्टाइन मूवमेंट है उसमें उसकी फिर वो एक पैलेस्टाइन स्टेट की तरफ गाजा और वेस्ट बैंक और ईस्ट जेरूसलम बढ़े। एक सिनारियो ये है। दूसरा सिनारियो ये है कि एक जैसे 2005 के पहले था, 2005 के पहले क्या था कि पैलेस्टीनियन अथॉरिटी थी, हमास तो सत्ता में था नहीं, पैलेस्टीनियन अथॉरिटी थी और वेस्ट की एक कमिटी बनाई थी। जैसे अभी जो कमिटी बनाने की ट्रंप ने बात की, कोई नई बात नहीं है, पहले हो चुका है। 2005 के पहले तो एक पैलेस्टीनियन अथॉरिटी थी, एक वेस्ट की कमिटी थी और इजराइल, ये तीनों सिक्योरिटी कोऑर्डिनेट करते थे और गाजा के अंदर इजरायली फोर्सेस थी। तो वो जो स्थिति है वो अब बिना इजरायली फोर्सेस के वो स्थिति ऐसी हो जिसमें पैलेस्टीनियन अथॉरिटी और जो बोर्ड ऑफ पीस या जो कमिटी टोनी ब्लेयर वाली ट्रंप कह रहा है बनाने के लिए, वो उसका रूल हो जाए और फिर वो कहेगी कि रेजिस्टेंस है कि डिसआर्म हो। लेकिन रेजिस्टेंस ने साफ कर दिया कि हम डिसआर्म नहीं होंगे और हम ये एक रेड लाइन है, हम डिसआर्म नहीं होंगे। हाँ, कोई पैलेस्टीनियन टेक्नोक्रेट्स की गवर्नमेंट होगी तब हम उसको गवर्न करने देंगे, केवल सिविल गवर्नेंस। मिलिट्री जो पूरे मामले हैं वो हमारे हाथ में रहेंगे। यानी वो जो नई अथॉरिटी बनेगी, जो ट्रंप कह रहा है, वो भी कोई अपनी सेना नहीं बना पाएगी, वो सेना अपनी नहीं बना सकती। ये बात बहुत साफ तौर पे पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस ने कह दी। तो अगर वो अपनी सेना नहीं बना सकती तो वो टूथलेस है, तो फिर सीधी बात है रेजिस्टेंस के हाथ में सारी चीजें रहेंगी और पैलेस्टीनियन अथॉरिटी की घुसने की वहां हिम्मत नहीं है। और वैसे भी इजराइल पैलेस्टीनियन अथॉरिटी को अब वो कहता है कि नहीं, इनको भी हटाओ। तो अब ये पूरी देखिए एक सिचुएशन ऐसी बन गई है जिसमें पहले 2 सिनारियोज में रेजिस्टेंस को पूरा फायदा। अब तीसरा जो सिनारियो है जो इजराइल चाहता है, इजराइल क्या चाहता है कि केओस हो। केओस कैसे हो? यही कि जो वो मिलिशियाज बना रहा है, जो वो इस तरीके के ग्रुप्स खड़े कर रहा है। अभी तो
अभी पहले दौर में रेजिस्टेंस उनको सफाया करेगा, उनका सफाया कर लेगा, फिर उनको कुछ दूसरे ग्रुप से ऐसा बनाना, आपस में लड़ाना, हमास के खिलाफ एक नई फोर्स खड़ी करना, जबकि और वो फोर्स आईसिस की हो सकती है या कुछ इस तरह की वहाबी टाइप सऊदी अरेबिया की उससे हो सकती है। हालांकि सऊदी अरेबिया अभी ऐसी किसी भी चीज में नहीं उतरेगा, जहां तक मेरा असेसमेंट है। सऊदी अरेबिया सीख गया है, वो अब ऐसे किसी भी प्रोजेक्ट में जब अमेरिका उसका इस्तेमाल कर ले और वो अब एक नई फोर्स जैसे आईसिस पैदा हो गया, अलकायदा पैदा हो गया, वो वाली स्थिति बन जाए, फिर सऊदी अरेबिया पर ही अमेरिका ब्लेम भी करता है, तो वैसी स्थिति सऊदी अरेबिया नहीं आने देगा। और इस तरह के बयान भी सऊदी अरेबिया से आए कि ईरान का जो रास्ता है, मतलब हिंट किया है, सीधे बयान नहीं, हिंट किया है कि जो ईरान का रास्ता है वो उस तरीके से अगर हम चले तो मतलब ईरान का रास्ता मतलब एकदम वो नहीं कि एंटी यूएस एंटी इजराइल, लेकिन एक ईरान का रास्ता जो कि मतलब उनका मतलब ये था कि हम यूएस से एक डिस्टेंस बना के चलें और जो वेस्ट एशिया और मिडिल ईस्ट में जो देश हैं उनके साथ हम मिलजुल के काम करें, यानी इजिप्ट के साथ और कतर के साथ, और वहां पर अभी टर्की का तो नाम नहीं है लेकिन उनके साथ। तो अभी देखिए जो तीसरा सिनारियो है कि एक इजराइल कुछ एनार्की पैदा करेगा, केओस पैदा करेगा और ज्यादा सिविल वॉर टाइप सिचुएशन गाजा में लाने की वो करेगा, लेकिन वो संभव नहीं है। क्योंकि एक तो क्या है कि ऐसे बैठे बैठे नहीं हो जाती इन चीजें। ये जो मामले हैं आंदोलनों का उभरना, जैसे अबू शबाब गैंग को आपने उभारा, उसको हमास ने मारपीट के ठीक कर दिया क्योंकि कोई जन समर्थन उसका नहीं। ये सारी चीजें बड़ी कुर्बानियों के साथ, और इसको कहते हैं ना कि आग और लहू में तप के ये एक आंदोलन उभरता है जिसकी जनता में क्रेडिबिलिटी होती है। तो आग और लहू में तप के तो अभी पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस और हमास और तमाम जो और फैक्शन हैं वो आग और लहू में तब के निकले हैं, इसीलिए जनता ने उनको समर्थन दिया। और अभी आप दूसरा वैसा कोई ऊपर से डाल दें, पैराशूट कर दें, तो उसको तो समर्थन मिलेगा नहीं। वो तो इसी रूप में देखा जाएगा कि वो इजराइल का एक स्टूज है, कि इजराइल ने उसको पैदा किया, तो उसकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं रहेगी। और बिना क्रेडिबिलिटी के कोई इस तरह की चीज आप कर नहीं सकते, क्योंकि अगर आप कुछ करेंगे तो फिर वही बात आ जाएगी कि फिर तो रेजिस्टेंस को, मतलब आप गाजा की जनता की भावनाओं को कहीं आप अप्रिशिएट ही नहीं कर रहे हैं, उनको अकाउंट में नहीं ले रहे हैं, फिर वही स्थिति हो जाएगी कि आप एक जबरदस्ती का उन पे थोप रहे हैं, फिर वो उससे तो रेजिस्टेंस ही मजबूत होगा। तो तीनों सिनारियोज में आप देखिए रेजिस्टेंस मजबूत हो रहा है, ये पूरी वस्तु स्थिति है। और ये देखिए आज का प्रसारण था। कल मैं आपके सामने फिर हाजिर होऊंगा, मैं कोशिश करूंगा, ईरान वाला वीडियो परसों आएगा। तो ये देखिए प्रसारण आज का हम यहाँ समाप्त करते हैं, और कल तक के लिए धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत।